हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर करंट अफेयर और रूरल डेवलपमेंट करंट अफेयर। ये आपको कई एग्जाम में हेल्प करेंगे, नाबार्ड में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, और भी बहुत सारे एग्जाम है। एफएसएसएआई का जो एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, आईएआरआई, आईसीएआर, इन सब एग्ज़ाम में ये आपकी हेल्प करेंगे। 4 सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये आखिरी सेट है। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर दूं, ये लास्ट सेट है, सेट नंबर 5। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 5, पूरे पांचों वीडियो का एक कंपाइलेशन वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपको सारे एक ही जगह पे मिल जाएं। उसको आपको डाउनलोड करके स्टडी करना, रिवाइज करना आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो वो कंपाइलेशन वीडियो रहेगा, वो मैं अलग से रिकॉर्ड नहीं करूंगा दोबारा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला और पांचवा मैं मिला के एक साथ डाल दूंगा, जिससे आपको एक ही जगह पर जुलाई से दिसंबर तक के करंट अफेयर मिल जाएं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपके लिए क्वालिटी मैटर करती है, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और अगर आप निवेश करने से पीछे नहीं रहना चाहते, तो क्वालिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरा करंट अफेयर कोर्स परचेज करके। मैं इसमें डेली और वीकली करंट अफेयर पढ़ाता हूं। इसका प्राइस है 1999 रुपये। आपको ये कोड यूज़ करना है GGCA, और आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक इंस्टीट्यूट है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। पशु चिकित्सा को हम वेटरनरी साइंसेज बोलते हैं। उसने ये डिमांड करी है कि कौन सी ड्रग है जो जानवरों को दी जाती है, कौन सी दवाई है, उस पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं एस्पिरिन, एसिक्लोफेनेक, ग्लाइफोसेट या एंडोसल्फान। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ये दवाई है एसिक्लोफेनेक, और एसिक्लोफेनेक दवाई जानवरों को दर्द निवारक के लिए दी जाती है। अगर जानवरों में दर्द हो या सूजन हो तो उसके लिए दी जाती है। लेकिन समस्या क्या है, जब जानवरों के शरीर में, खास तौर पे गाय, भैंस इत्यादि, जब इनके शरीर में दवाई जाती है तो ये दवाई कन्वर्ट हो जाती है डिक्लोफेनेक में। ठीक है, डिक्लोफेनेक में। और ये डिक्लोफेनेक पशुओं के शरीर में ही रहती है, आसानी से निकलती नहीं है। और मान लीजिए अगर पशु की मृत्यु हो गई तो क्या होगा? पशु को कौन खाएगा? गिद्ध, यानी कि वल्चर। ठीक है ना, वल्चर खाते हैं पशुओं को। और ये दवाई फिर गिद्ध के शरीर में चली जाएगी, क्योंकि वो गाय और भैंस का मांस खाएंगे, तो गिद्ध के शरीर में चली जाएगी। और गिद्ध के शरीर में ये दवाई किडनी फेल कर देती है और गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो ये देखा गया भारत में कि लगभग 90% से ज़्यादा गिद्ध मर गए सिर्फ 10 सालों में डिक्लोफेनेक दवाई की वजह से। तो डिक्लोफेनेक पे तो पहले ही बैन लगा दिया था, लेकिन अब एक और दवाई है मिलती जुलती, एसिक्लोफेनेक, ये चल रही है खुले में। लेकिन एसिक्लोफेनेक जो दवाई है पशुओं में दी जा रही है, लेकिन समस्या ये है कि जब पशु इस दवाई को खाते हैं तो शरीर में जाके ये भी डिक्लोफेनेक ही बन जाती है। ये प्रॉब्लम है। तो वल्चर को बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ ये भी बता दूं कि वल्चर को बचाने के लिए भारत में बस एक ही संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, यानी कि एक ही वल्चर कंजर्वेशन एंड रिप्रोडक्शन सेंटर या ब्रीडिंग सेंटर है इंडिया में, जो हरियाणा के पिंजौर में है। ठीक है, अब दूसरा बन रहा है और ये बन के तैयार है लगभग। ये बन रहा है महाराजगंज के जंगलों में। महाराजगंज के जो जंगल हैं ये महाराजगंज और गोरखपुर में आते हैं, यूपी में। इसका नाम रखा गया है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ये भारत का दूसरा वल्चर यानी गिद्ध जो होते हैं उन्हें बचाने के लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। और ये जो मैंने इंस्टीट्यूट आपको बताया, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर नाम की जगह पे आता है। ठीक है, इज्जत नगर। और इस इंस्टीट्यूट ने राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान जो हिसार हरियाणा में है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्विन्स, ये दोनों ही ICAR के अधीन काम करते हैं, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आते हैं। NRCE भी, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्विन भी, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी। इन्होंने एक दवाई बनाई है लंपी वायरस के लिए। लंपी वायरस की वजह से हजारों गायें, कुछ आंकड़े आ रहे हैं कि 50,000 गायें मर गई राजस्थान, गुजरात, हरियाणा वगैरह में। तो इसकी पहली दवाई जो भारत में बनी थी, लंपी स्किन डिजीज जो वायरस है इसके लिए, वो इन दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाई थी। और इस दवाई का नाम है लंपी प्रो वैक इंड। ठीक है, लंपी प्रो वैक इंड। और ये इज्जत नगर जो जगह है ये उत्तर प्रदेश के बरेली में आती है।
बरेली अलग है, रायबरेली अलग है। ये बरेली में है, रायबरेली में नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो लंपी प्रोवैकेंड ये पहली दवाई है जो लंपी वायरस के लिए बनी थी, और इसको भी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्विन्स के साथ मिलकर बनाया। अब अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट आता है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। ये हैदराबाद में है, राजेंद्र नगर में। तो इसने अभी अभी कौन सी फसल की एक किस्म तैयार करी है जिसका नाम है DRR धान 60। तो नाम से पता चल रहा है धान, धान चावल को बोलते हैं, और वैसे भी देखिए राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो चावल की एक नई किस्म आई है जिसका नाम है DRR धान 60। धान बोलते हैं चावल को। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें 30% कम फॉस्फोरस लगता है, और फॉस्फोरस कम लगता है तो जो हमें फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है वो कम डालनी पड़ेगी, तो उसके अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि हमें फॉस्फेट फर्टिलाइज़र बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, आयात करनी पड़ती है, और इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और फर्टिलाइज़र की जो लागत है वो भी कम लगेगी। यही हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये अच्छी खासी पैदावार देती है और काफ़ी हाई यील्डिंग है, अच्छी पैदावार होती है, और बैक्टीरियल ब्लाइट नाम का जो डिजीज़ होता है उससे भी ये बचाएगी, उसको रेजिस्टेंट है ये। तो DRR धान 60 कम फॉस्फोरस जो है वो इसमें लगेगा। इसके अलावा और भी वैरायटी हैं, जैसे DRR धान 65 है, WGL 1487 है, ये भी कुछ और वैरायटीज़ हैं जिनमें फॉस्फोरस कम लगता है। तो भारत में जो फॉस्फोरस है वो एक, भारत में ही नहीं कहीं पर भी पौधों के लिए वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब पौधों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस चाहिए होता है, क्योंकि फॉस्फोरस एक तो पौधों के अंदर एनर्जी स्टोरेज करता है, और दूसरा जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का सेल्स के अंदर, आपने सुना होगा ATP सुना होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट में सब में फॉस्फोरस होता है। तो पौधों को फॉस्फोरस जो है वो बड़ी मात्रा में चाहिए होता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FSSAI, खाद्य नियामक और सुरक्षा प्राधिकरण, इन्होंने कौन से भारत के रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है? क्योंकि यहाँ पे जो भोजन बनता है पैसेंजर्स के लिए वो हाई क्वालिटी और न्यूट्रिशियस होता है। ये भोपाल का रेलवे स्टेशन है, तो आंसर है भोपाल। और भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, और इसको 4 स्टार सर्टिफिकेट FSSAI ने दिया है ईट राइट इंडिया मूवमेंट के तहत। और आपको बता दूं भारत में अब तक 5 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला था दिल्ली का आनंद विहार, दूसरा था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, उसके बाद था सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो मुंबई, फिर था वडोदरा रेलवे स्टेशन, और पांचवा अभी अभी चंडीगढ़ बना था 2021 में। तो 5 रेलवे स्टेशन भारत के ऐसे हैं जिन्हें 5 स्टार सर्टिफिकेट मिला है। FSSAI का चेयरमैन कौन है? FSSAI के चेयरमैन हैं राजेश भूषण। और FSSAI एक फूड सेफ्टी इंडेक्स भी देता है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में नंबर 1 तमिलनाडु था, तमिलनाडु ने टॉप किया था। और FSSAI जो मंदिर हैं उन्हें भोग सर्टिफिकेट भी देता है। भोग सर्टिफिकेट मतलब ब्लिसफुल एंड हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, यानी जो प्रसाद है अगर किसी मंदिर में बहुत अच्छा और स्वच्छ तरीके से बनाया जाता है तो उस मंदिर को भोग सर्टिफिकेट भी FSSAI देता है। FSSAI ने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है, यानी कि जो आनुवांशिक तौर पर संवर्धित या आनुवांशिक तौर पर जिसको हम मॉडिफाई करते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, उसके लिए कुछ रेगुलेशन वो लेकर आया है। ये प्रपोज किया गया है कि आपको जो पैकेट है जिस पे आप खाना बेच रहे हैं, जिस भी पैकेट के अंदर जो पैकेजिंग आप कर रहे हैं, तो आपको पैकेट के फ्रंट पर ये प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा कि ये जो भोजन है इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो उसके इंग्रेडिएंट हैं कितने % या उससे ज़्यादा हों। तो ध्यान रखिए FSSAI ने ये कहा है कि अगर आप कोई ऐसा भोजन बेच रहे हैं, ऐसा फूड बेच रहे हैं जिसमें 1 या 1% से ज़्यादा, याद रखिए 1 या 1% से ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट हैं, तो पैकेट पे साफ साफ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आपको ये लिखना पड़ेगा कंटेन्स GMO, यानी कंटेन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। एक बात और, अगर आप कोई भी ऐसा भोजन बेच रहे हैं बाजार में
जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं तो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि खरीदने के लिए जो है, बेचने के लिए, होलसेल वगैरह में खरीदने की बात कर रहा हूँ, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, या फिर आपको स्टोर करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इज दैट अंडरस्टूड? और पैकेट पे लिखना पड़ेगा कंटेन्स जीएमओ, अगर उसमें 1% से ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। तो ये डिसीजन जो है इसने लिया था। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल ये भी आता है कि एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और हर बार बच्चे गलत करते हैं। देखो, भारत में फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन ग्रो किया जाए कि नहीं किया जाए, ये परमिशन कौन देगा? ये परमिशन जीईएसी देता है। यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको लेकर जो भी हम फूड बनाते हैं, क्रॉप बनाते हैं, उनको ओके कौन करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। क्वेश्चन ये आता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करती है? तो ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन, यानी पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करती है। कई लोग सोचते हैं कि ये कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय के अधीन या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन या जो दूसरे और मंत्रालय हैं, नहीं, ये, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन काम करती है। आगे बढ़ते हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान, ये भी भाक्रिप यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करता है, आईसीएआर के अंडर। क्या नाम है इसका? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, यानी गन्ना प्रजनन संस्थान। इसके 111 साल के इतिहास में इनकी डायरेक्टर पहली बार एक महिला बनी है, जिसका नाम है डॉक्टर जी हेम प्रभा। ये कहाँ पे है? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ या कोयम्बटूर? ये एक इस तरह का क्वेश्चन है जिसे कहते हैं ना गुगली। गुगली का मतलब होता है आपको लगेगा कुछ और होगा कुछ और। जैसे कोई गेंद होती है, आप सोचेंगे कि वो लेग स्पिन करेगी लेकिन हो जाती है ऑफ स्पिन, तो वो गुगली है। क्योंकि आपको लगेगा गन्ने की बात हो रही है, आप देखते लखनऊ मार्क कर देंगे। नहीं, आंसर गलत है, आंसर है कोयम्बटूर। लखनऊ में भी है लेकिन लखनऊ में कुछ और है। लखनऊ में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, वो लखनऊ में है। लेकिन गन्ना प्रजनन संस्थान वो कोयम्बटूर में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लखनऊ नहीं है अपितु कोयम्बटूर है। ठीक है। और इनके 111 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला इनकी डायरेक्टर बनी है, डॉक्टर जी हेम प्रभा। और महिला से याद आया, सीएसआईआर की डायरेक्टर भी पहली बार एक महिला बनी है। इनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये तमिलनाडु की महिला हैं, नल्ला थम्बी कलाई सल्वी। कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस करा है भारत का पहला सैटेलाइट इंडेक्स बैक्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी किसानों के लिए? यानी किसान जो हैं, देखो अब किसानों की जो इंश्योरेंस होती है किस चीज की होती है? क्रॉप इंश्योरेंस की बात हो रही है। अब मान लो किसान कहे कि भाई मेरा जो खेत है, मेरी 25% फसल तबाह हो गई, तो मुझे उस हिसाब से क्लेम दो, उस हिसाब से मुझे मुआवजा दो। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? वो फील्ड में जाके जो है अपने व्यक्ति भेजती है, जो जाके फील्ड में चेक करते हैं कि हाँ भाई वास्तव में आपकी 25% फसल बर्बाद हुई है कि नहीं। लेकिन अब यही एस्टिमेशन का काम सैटेलाइट के थ्रू किया जाएगा, जो ज़्यादा एक्यूरेट होगा और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। यानी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ये देखने के लिए कि किसानों की कितनी फसल जो है रियल में, वास्तव में जो है वो तबाह हुई है। तो इन सब चीज़ों के लिए सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करने वाली जो पहली कंपनी है वो है एचडीएफसी एर्गो। एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी पहली कंपनी है जो ये काम करेगी। कौन सा भारतीय राज्य है, अभी अभी इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड मिला है इसे बेस्ट स्टेट के लिए? क्यों? कृषि में अपने योगदान के लिए, यानी एग्रीकल्चर में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। ये अवार्ड हुए थे इस फंक्शन में। फंक्शन का नाम था एग्रो वर्ल्ड 2022। ये कहां पे हुआ था? पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में हुआ था। ठीक है। और जिस मेले में लगाइए, जिस मेले में दिए गए, एक मेला लगा था एग्रो वर्ल्ड 2022, इंडिया इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर, यानी शॉर्ट में एग्रो वर्ल्ड। तो यहाँ पे कृषि में अपने योगदान के लिए इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड भारत के किस राज्य को बेस्ट राज्य डिक्लेयर किया गया कृषि में अपने योगदान के लिए, एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन के लिए? तो ये राज्य है हरियाणा। ये राज्य है हरियाणा। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। और अगर पूछें किस संगठन को दिया गया, तो एक तो बेस्ट स्टेट को दिया गया और एक अवार्ड एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया गया अपने कंट्रीब्यूशन के लिए
और वो था नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, हैदराबाद को भी ये अवार्ड दिया गया, इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड। दोनों याद रखिए, राज्य पूछे तो हरियाणा, संगठन पूछे तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद। हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने पहला ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट महिंद्रा महिंद्रा कंपनी का पीथमपुर में इनॉग्रेट करा है। ये पीथमपुर नाम की जगह कहां पे है? पीथमपुर नाम की जो जगह है ये मध्य प्रदेश में है, तो आंसर है मध्य प्रदेश। और नरेंद्र सिंह तोमर खुद मध्य प्रदेश से हैं, मुरैना इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये पहला ग्रीनफील्ड मतलब एकदम नया मशीनरी प्लांट बना है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी कौन से संगठन के वैज्ञानिक हैं, कौन से इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो मूंगफली होती है, जिसे हम पीनट या ग्राउंडनट भी बोलते हैं, मूंगफली की क्वालिटी के लिए एक्सरे लेना शुरू करा है। उनका यह कहना है हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि अगर आप मूंगफली का एक्सरे लेंगे तो आप बता सकते हैं कि मूंगफली की जो मार्केट रिलेटेड ट्रेड्स हैं वो कैसी हैं, यानी मूंगफली अच्छी है, खराब है, मूंगफली किस तरह की है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, एक एक्सरे का फोटो भी इन्होंने रिलीज करा है। ये मूंगफली का एक्सरे है। उनका यह कहना है अगर हम मूंगफली का एक्सरे लेते हैं तो मूंगफली में लगने वाले जो रोग हैं, मूंगफली में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमको पहले ही पता चल जाएंगी। ये पहली बार है भारत में कि मूंगफली का एक्सरे लेना शुरू करा है। ये कौन से इंस्टीट्यूट ने ये टेक्नोलॉजी शुरू करी है? तो ये इंस्टीट्यूट है इक्रीसैट हैदराबाद। और इक्रीसैट क्या होता है? जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी इक्रीसैट। और इक्रीसैट इंस्टीट्यूट ने 2022 में अपने 50 साल पूरे करे हैं, तो ये अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है 2022 में, और ये इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संधि है, कौन सा सम्मेलन है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि या कंट्रीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि जिसके मुताबिक अगर आप किसी हजार्डस पेस्टिसाइड को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपको प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ता है। ध्यान से सुनना सवाल को। एक संधि है, एक विभिन्न कंट्रीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें अगर आप कोई भी बहुत ज्यादा हजार्डस पेस्टिसाइड का एक्सपोर्ट करते हो, तो इस बार दो ऐसी पेस्टिसाइड हैं, एक का नाम है इप्रोडियोन और एक का नाम है टर्बोफोस। इनफैक्ट टर्बोफोस जो कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है, इसका तो भारत बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, और इप्राडियोन भी काफी यूज होती है। तो इप्राडियोन और टर्बोफोस ये उसमें ऐड कर दी गई है कैटेगरी में। अगर आप इन पेस्टिसाइड को एक्सपोर्ट करोगे तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होगा। ये कन्वेंशन को बोलते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन। नेदरलैंड जो देश है ना, वहां पे एक शहर है रॉटरडैम। रॉटरडैम में ये संधि साइन हुई थी, इसीलिए इसको रॉटरडैम कन्वेंशन कहा जाता है। रॉटरडैम कन्वेंशन ये कहती है कि जब आप किसी हार्मफुल केमिकल को एक्सपोर्ट करते हो तो हमेशा प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी चाहिए। भारत में एक कमेटी भी बनी थी जिसका नाम है अनुपम वर्मा कमेटी। अनुपम वर्मा कमेटी, अनुपम वर्मा कमेटी ने भी यही कहा था कि अनुपम वर्मा कमेटी ने यह कहा था कि ये जो दो केमिकल हैं इनका ट्रेड भारत में अलाउ कर दिया जाए। तो भारत ने अलाउ तो कर दिया, हर तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को रॉटरडैम कन्वेंशन ने ऐड कर दिया है अपने हजार्डस पेस्टिसाइड की कैटेगरी में। इज दैट अंडरस्टूड? और अभी अभी रॉटरडैम कन्वेंशन की जो 18वीं मीटिंग हुई थी वो हुई थी इटली की राजधानी रोम में। और ये दोनों, इनके बारे में थोड़ा जान लो। ये इप्रोडियोन क्या है? ये एक फंजीसाइड है, यानी फंगस को खत्म करने के काम आती है वाइन्स ट्रीज में, फ्रूट्स में। और वाइन्स मतलब एक स्पेशल तरह के ट्री होते हैं जो एक के ऊपर एक ग्रो करते हैं ना, वाइन्स, जो आपने देखा होगा कई लोग दीवार पे या दरवाजे पे टांगते हैं इन्हें। तो वाइन्स, फ्रूट्स और जो पेड़ होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, उनमें ये फंजीसाइड का काम करती है। लेकिन ये सेहत के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन से इंटरफेयर करती है और कार्सिनोजेनिक होती है, यानी इससे कैंसर हो सकता है। दूसरी है टर्बोफोस। ये एक सॉइल इंसेक्टिसाइड है, यानी मिट्टी में जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, पतंगे होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको मारने के काम आती है, जो हार्मफुल कीड़े होते हैं। और इसको हम ज्वार यानी सोरगम, मेज यानी मकई, बीट और आलू इन पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे जो जलीय जंतु हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उनको खतरा हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक संगठन है, आपको बताना है उसका दूसरा नाम क्या है। इस संगठन को बोलते हैं
फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर। ये जो छोटे छोटे देश हैं, विकासशील जो देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश, उनका कोलिशन है, उनका ये एक झुंड है, उनका एक संगठन है। और ये बना था 2003 कैंकन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस के समय, और बाद में जब WTO नेगोशिएशंस हुए दोहा में तो ये और ज़्यादा मजबूत हो गया था। तो ये एग्रीकल्चर को लेके ही बना है। आपको इस संगठन का दूसरा नाम बताना है। क्या इसको P5+1 बोलते हैं, G77, G80 या G33? तो याद रखिए हम इसे बोलते हैं G33। अब ये सब क्या है? देखो एक समस्या है। समस्या ये है कि जो WTO है यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है, इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी चलाते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो है उनकी काफी से है इसमें। अब अगर कोई डेवलपिंग कंट्री बोलेगा तो उसको बोलने नहीं दिया जाता। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने क्या किया, अगर उन्हें एग्रीकल्चर से रिलेटेड मुद्दे उठाने हैं तो उन्होंने अपना संगठन बना लिया। आज के समय में इसमें 48 कंट्री मेंबर हैं इसके। G33 का मतलब ये नहीं है कि इसमें 33 कंट्री मेंबर हैं, इसमें 48 कंट्री मेंबर हैं, इसको बोलते G33 हैं। तो G33 कंट्री ने क्या किया, अपना इन्होंने वो बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, झुंड बना लिया। अब ये मिलकर नेगोशिएट करते हैं डेवलप्ड कंट्री से WTO में। और ये जो 48 कंट्री हैं, इन्होंने मिलकर जो अपना ग्रुप बनाया, हम उसे G33 या FOSP बोलते हैं। FOSP मतलब फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर बोलते हैं। और G33 की मीटिंग कहां हुई थी 2022 में? यह मीटिंग जेनेवा में हुई थी और यहां पे पीयूष गोयल गए थे। अभी अभी ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप आया है FAO के द्वारा। FAO मतलब खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप क्या है? हमें ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करना है, यानी कि हमें जो मछली पालन है या समुद्र से मिलने वाले जो संसाधन हैं, मैरिन रिसोर्सेज हैं, उन पे फोकस करना है। यानी हमें सस्टेनेबल फिशरीज, एक्वेटिक फूड सिस्टम, एक्वाकल्चर, इन सबको सस्टेनेबली ग्रो करना है। तो इसको बोलते हैं ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। ये रोड मैप दिया है हमें FAO ने। ये कब से कब तक का रोड मैप है तो आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप जो FAO ने दिया है, और ये 2022 से 2030 तक का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2022 से 2030। इज दैट अंडरस्टूड? 2022 से 2030। और भारत ने कुछ कदम उठाए हैं ब्लू रेवोल्यूशन को मजबूत करने के लिए। वो क्या है? सबसे पहला, ब्लू रेवोल्यूशन योजना भारत में 2015-16 में स्टार्ट हुई थी, जिससे हम फिशरीज को ग्रो कर सकें। फिर भारत की सरकार ने एक फंड लॉन्च किया था, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी FIDF 2018-19 में। ये इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हैं, इंपॉर्टेंट जो हैं ये ईयर हैं। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या करता है? अगर आपको मछली पालन या जलीय कृषि के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है तो ये आपको लोन देता है। ठीक है, तो FIDF फंड भारत ने 2018-19 में शुरू किया था। किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू पहले ऑर्डिनरी किसान लोन ले सकते थे सिर्फ 3 लाख का, लेकिन अब मछली पालने वाले किसान भी लोन ले सकते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट हैं वो फिश फार्मर्स को भी एक्सटेंड कर दिए गए थे। और 2019-20 में भारत ने एक अलग मंत्रालय ही बना दिया जिसका नाम था पशुपालन, मछली पालन और डेयरी। यह मंत्रालय 2019-20 में बना था। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो भारत ने ब्लू रेवोल्यूशन के लिए लिए हैं। वर्ल्ड डेयरी समिट इस बार हुआ था, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने करवाया। आपको बताना है इसका थीम क्या था। और ये 2023 में कहां पे होगा? वर्ल्ड डेयरी समिट अमेरिका के शहर शिकागो में होगा। ठीक है, तो इस बार इसका थीम था डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। ये इसका थीम था, ये इसका थीम था। और आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 है दूध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में। दूसरे नंबर पर अमेरिका है। भारत दुनिया का 23% जो दूध है, यानी लगभग 1/4 दूध भारत से आता है। लगभग हर साल 210 मिलियन टन दूध भारत से आता है। और भारत में यूपी जो है वो नंबर 1 है और राजस्थान जो है वो नंबर 2 पे है दूध उत्पादन में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है जो आपको याद रखना होता है। और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में आता है। स्पेन के एक व्यक्ति हैं अल्वारो लारियो। ये कौन सा खाद्य और कृषि संबंधी संगठन है जिसके प्रेसिडेंट बने हैं? अल्वारो लारियो स्पेन के व्यक्ति हैं। ये प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के, यानी कि कृषि विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कोष है जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, तो उसके ये प्रेसिडेंट अभी अभी बने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से। अभी अभी 5 देश हैं जिन्होंने मिलकर एशियन पाम ऑयल अलायंस बनाया है। इनमें से कौन सा कंट्री उसका हिस्सा नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
देखो, वैसे तो बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेबल ऑयल होता है पाम ऑयल। पाम ऑयल को हिंदी में ताड़ का तेल बोलते हैं, ताड़ का तेल। और पाम ऑयल को भारत और दूसरे कंट्री खरीदते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया से। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पाम ऑयल, और मलेशिया भी करता है। तो इंडिया इंडोनेशिया और मलेशिया से अपनी पाम ऑयल की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। दुनिया का 90% जो पाम ऑयल होता है सिर्फ इन दो कंट्रीज में होता है, इंडोनेशिया में और मलेशिया में। इज दैट अंडरस्टूड? और इंडोनेशिया नंबर 1 है, मलेशिया नंबर 2 है। भारत 13 से 14 मिलियन टन हर साल पाम ऑयल खरीदता है इंडोनेशिया और मलेशिया से। तो भारत 13 से 14 मिलियन टन, ज्यादातर तो इंडोनेशिया मलेशिया से खरीदता है, बाकी थोड़ा बहुत हम अर्जेंटीना, ब्राजील, यूक्रेन से भी खरीदते हैं, लेकिन मेनली हम 90% इंडोनेशिया मलेशिया से ही खरीदते हैं। अब भारत ही नहीं खरीदता, और भी कंट्री खरीदते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह। तो 5 कंट्री ने मिलके एक एशियन पाम ऑयल अलायंस बना दिया। अब ये एशियन पाम ऑयल अलायंस क्या है? एशियन पाम ऑयल अलायंस एक संगठन है पाम ऑयल खरीदने वाले 5 देशों का। ये 5 देश हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। म्यांमार इसका हिस्सा नहीं है, तो आंसर है म्यांमार। और ये 5 देशों ने मिलके अपना संगठन क्यों बनाया है? वो इसलिए बनाया है जिससे ज़्यादा अच्छे से ये नेगोशिएट कर सकें प्राइस को लेकर इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ। अब इंडोनेशिया और मलेशिया जो हैं, इनकी एक तरह से मोनोपोली है पाम ऑयल में, तो ये जब चाहे प्राइस बढ़ा दें, कुछ भी कर दें। लेकिन अगर 5 देश जो खरीदने वाले हैं वो एक अलायंस बना लेंगे और मिलकर नेगोशिएट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एशियन पाम ऑयल अलायंस में 5 कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। अभी अभी हमारे जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी, जल दूत ऐप। जल दूत ऐप ये क्या काम करेगी? क्या ये किसानों को जागरूक करेगी जल संरक्षण के बारे में? क्या ये कुएं का पानी मेजर करने में हेल्प करेगी? क्या ये कोस्टल फ्लड्स के बारे में अर्ली वार्निंग सिस्टम है? या ये एक परिवार कितना पानी डेली यूज कर रहा है वो सरकार को बताएगी? तो याद रखिए, जलदूत ऐप जो है वो कुएं का पानी मेजर करने में हेल्प करेगी। इज दैट अंडरस्टूड? कुएं में जो पानी है वो मेजर करेंगे। कौन मेजर करेंगे? इनको कहा जाएगा ग्राम रोजगार सहायक। कुछ वॉलंटियर हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको ग्राम रोजगार सहायक कहा जाएगा। ये गांव गांव जाके जो कुएं का पानी है उसको मेजर किया करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये काम होगा, इससे हमें पता चलता रहेगा कि कितना पानी बचा है, कितना इरिगेशन के लिए यूजफुल है, और ये सारी जो चीज़ें हैं सरकार पॉलिसी वगैरह बना पाएगी उसके बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे। तो ये जलदूत ऐप, और जलदूत ऐप किसने लॉन्च करी है? ये बनाई किसने है? लॉन्च तो करी है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लेकिन इसको बनाने में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने भी अपना सहयोग दिया है। तो इस ऐप को जॉइंटली डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, लेकिन रिलीज करा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। अभी अभी भारत के कौन से राज्य ने एक योजना शुरू करी है, छाता, यानी कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफर। छाता योजना ग्राउंड वाटर को मजबूत करने के लिए, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए, वाटर टेबल को अच्छा करने के लिए शुरू करी है। ये ओडिशा सरकार की योजना है, इसका नाम है छाता, और इसकी एक बहुत बड़ी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी अभी पहली बार नाग मिर्च फेस्टिवल हुआ। ये एक कोहिमा जो राजधानी है नागालैंड की, वहां पे एक गांव है सहीमा, यहां पे हुआ नाग मिर्च महोत्सव, पहली बार हुआ। आपको बताना है नाग मिर्च को किस और नाम से जाना जाता है। क्या इसको से बेंगुएनो बोलते हैं, भूत जलोकिया, चक हाओ, या पक्षी की आंख वाली मिर्च यानी बर्ड्स आई चिली? तो इसको किस नाम से बोला जाता है? इसको हम भूत जलोकिया बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा चरचरी मिर्च होती है, बहुत स्पाइसी होती है, बहुत ज्यादा। तो ये है, इसको राज मिर्च या किंग चिली बोलते हैं। किंग चिली, या इसे राज मिर्च भी कहा जाता है, इसे नाग मिर्च भी कहा जाता है क्योंकि नागालैंड से आती है। और मिर्च कितनी स्पाइसी है ये कौन मेजर करता है? इसके लिए एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं स्कोविल हीट यूनिट्स। ये एमसीक्यू आ सकता है। स्कोविल हीट यूनिट क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि एक जो मिर्च है वो कितनी हॉट, कितनी स्पाइसी है। इज दैट अंडरस्टूड? तो इसको जीआई टैग भी मिला था। कब मिला था? 2008 में मिला था। 2008 में मिला था। इसको घोस्ट पेपर या भूत जलोकिया भी बोलते हैं, और ये नागालैंड में ग्रो की जाती है, और इससे हजारों किसानों का घर वहां पे चलता है। तो नाग मिर्च महोत्सव वहां पे हुआ था। और ये बाकी चीजें क्या हैं? चक हाओ क्या है? चक हाओ एक काला चावल है मणिपुर का।
ठीक है ना। और ये जो बर्ड्स आई चिल्ली होती है ये मिजोरम में होती है। इसकी शेप ऐसी होती है जैसे लगता है एक पक्षी की आंख। ये मिजोरम की होती है। और ये साई बैंगनो जो ये है, ये जो भी है, क्या है ये साई बैंगनो, ये नागालैंड का ही होता है, लेकिन ये एक फल होता है। ये एक तरह का ट्री टोमेटो, ट्री टोमेटो, या इसे थोड़ी फैंसी भाषा में टामारिलो भी कहा जाता है। ये एक तरह का ट्री टोमेटो, एक तरह का टमाटर होता है। ये भी नागालैंड का होता है। इसके भी काफ़ी हेल्थ बेनिफिट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। जैसे एक संतरा होता है जो मेघालय का, जिसे हम खासी मैंडेरिन बोलते हैं, खासी मैंडेरिन। ऐसे ही असम का बोकासोल चावल है, कार्बी एंगलोंग असम में एक जगह है, वहाँ का जो जिंजर है यानी अदरक। तो काफ़ी सारे आइटम हैं नॉर्थ ईस्ट के जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। एक सिक्किम की इलायची होती है थक्कू इलायची, खैर इसके बारे में कभी और बात करेंगे। विश्व बैम्बू दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे, ये 18 सितंबर को मनाया गया। हमें बांस जो है उसको बचाना है, उसका संरक्षण करना है। वर्ल्ड बैम्बू डे, इसे मनाती है वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बांस संगठन। वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए ये वर्ल्ड बैम्बू डे जो है ये पहली बार थाईलैंड में मनाया गया था और ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। अब पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बेल्जियम में एक शहर है जिसको बोलते हैं एंटवर्प, यहां पे है। राजधानी ब्रसल में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर एंटवर्प शहर में है जो बेल्जियम में आता है। और भारत में बैम्बू का एरिया सबसे ज्यादा कहां पे है, यानी बैम्बू बियरिंग एरिया भारत में सबसे ज्यादा कहां है? तो ये टेबल है, ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, एकदम लेटेस्ट। ये रिलीज हुई थी फरवरी 2022 में। तो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 साल के बाद आती है, तो अगली जो रिपोर्ट आएगी 2023 के लिए आएगी, 2024 में रिलीज होगी। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है यहां पे सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में बैम्बू बियरिंग एरिया सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे जो है वो किस पे है? दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश के बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं 18,394, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 15,739, और तीसरे नंबर पे फिर महाराष्ट्र है 13,526। तो भारत में मध्य प्रदेश में बैम्बू बियरिंग एरिया सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। एक चीज और, बैम्बू जो है वो पोएसी फैमिली में आता है जो ग्रास फैमिली होती है, यानी बैम्बू पेड़ नहीं है। और भारत में 2 बैम्बू विलेज बने हैं अभी अभी। भारत का पहला बैम्बू विलेज बना है त्रिपुरा में, इसका नाम है बाशग्राम। ये कटलामारा नाम की जगह है पश्चिम त्रिपुरा जिले में, वहां पे बना है। और दिल्ली का पहला बैम्बू पार्क बना है जिसका नाम है बानसेरा। लेकिन दिल्ली वाला भारत का पहला नहीं है, दिल्ली का पहला है। भारत का पहला त्रिपुरा में बना है जिसका नाम है बाशग्राम। तो बाशग्राम और बानसेरा में कंफ्यूज मत होना, बाशग्राम है त्रिपुरा का और बानसेरा है दिल्ली का। एक ऐप लॉन्च हुई है अभी अभी जिसका नाम है स्केल। जो मरे हुए जानवर होते हैं उनका चमड़ा उतारा जाता है, लेदर, उससे लेदर की चीजें बनती हैं। तो लेदर इंडस्ट्री, पूरी लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये ऐप है स्केल ऐप, ठीक है, यानी स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज। ये ऐप आपको बताना है भारत में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पे है। ये सीएसआईआर के अधीन काम करता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अधीन काम करता है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये चेन्नई में है। तो आंसर है इसका चेन्नई। कौन सा संगठन है भारत में जिसने एक इंडेक्स दिया जिसका नाम है एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स? ये कहता है भारत के 85% जिले ऐसे हैं, भारत में लगभग 700 जिले हैं, तो भारत के 85% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें सूखा है, किसी ना किसी डिग्री तक सूखा है। मैं ही नहीं कह रहा सारे ही बहुत सूखे हैं, लेकिन किसी में कम सूखा है, किसी में ज्यादा सूखा है, लेकिन सूखा है। ये एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स किसने दिया? इतना ही नहीं, एक इंडेक्स और देता है ये संगठन जिसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, जो बताता है भारत के किस राज्य में कितनी बारिश है और भारत में विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न गांवों में होने वाली बारिश को कंपेयर करता है महीने दर महीने। ये दोनों इंडेक्स कौन देता है? ये देता है भारत मौसम विज्ञान संगठन, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD बोलते हैं इसे, ये देता है। और भारत में जो ट्राइबल लोग हैं ना, ट्राइबल लोग, वो नाइजर सीड उगाते हैं और खाते हैं। इसका तेल भी काम आता है, लेकिन अब इसकी कल्टीवेशन कम हो रही है। तो ये नाइजर सीड जो होता है एक तरह का ऑयल सीड होता है। ऑयल सीड मतलब तिलहन, जिससे तेल निकलता है उसे बोलते हैं तिलहन। तो भारत में नाइजर सीड की जो पैदावार है, जो कल्टीवेशन है, वो गिर रही है।
नाइजर सीड को हम राम तिल भी बोलते हैं, या इसे साइंटिफिकली गुइजोटिया अबासिनिका भी बोलते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है भारत की नाइजर सीड ऑयल का इस्तेमाल करती है कुकिंग के लिए और कॉन्डिमेंट। कॉन्डिमेंट वो चीज़ होती है जिसको खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है, जैसे नमक, मसाले, ये सब कॉन्डिमेंट होते हैं। तो इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। ये कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री में भी काम आता है। ये अब सवाल ये है कि जो नाइजर की खेती है ये कम क्यों हो रही है? क्योंकि इसको एक पैरासाइट खा जाता है, इस पौधे को, जिसको बोलते हैं अमार बेल। अमार बेल को कस्कुटा चिनेंसिस भी बोलते हैं। भारत में नाइजर के जो प्लांट हैं वो लगातार डिस्ट्रॉय हो रहे हैं इस पराजीवी से, पैरासाइट से, जिसका नाम है अमार बेल। इसीलिए नाइजर की खेती अब अलोकप्रिय हो रही है, अनपॉपुलर हो रही है ट्राइबल लोगों में। अभी अभी भारत सरकार के थर्ड एडवांस एस्टीमेट रिलीज किए गए थे, ये मई के महीने में रिलीज किए गए थे। वैसे इसके हिसाब से भारत में कौन सी फसल है जिसकी खेती पिछले 10 सालों में 13% गिर गई है, जिसकी पैदावार भारत के 10 सालों में 13% गिर गई है। 2011-12 में 2 मिलियन टन था इसका प्रोडक्शन, अब सिर्फ 1.77 मिलियन टन है, लगातार नीचे जा रहा है। तो ये है जूट। ये है जूट। जूट को बढ़ाने के लिए भारत में गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी आया था। भारत में जूट सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। भारत का ऑलमोस्ट 70 to 80% जो जूट है वो वेस्ट बंगाल से आता है। लेकिन भारत की जो जूट इंडस्ट्री है वो लगातार पिटती जा रही है, ठीक है। हालांकि सरकार ने बहुत कोशिश की। सरकार ने कैसे कोशिश की जूट को प्रमोट करने की, वो बताता हूं। सरकार ने ये कहा, अगर आप चीनी को स्टोर करते हैं, शुगर को, तो कम से कम 20% चीनी आपको शुगर है वो जूट बैग में स्टोर करनी है। कम से कम भारत में जितनी भी चीनी पैदा होती है 20% चीनी जूट के बैग्स में स्टोर करनी है, जूट के बैग्स में पैक करनी है। और भारत में 100% ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी भारत में जितने भी फूड ग्रेन है, चाहे चावल है, चाहे गेहूं है, चाहे कुछ भी है, 100% फूड ग्रेन आपको पैक करने हैं जूट बैग में। ये भारत सरकार के इनिशिएटिव्स हैं जूट को प्रमोट करने के लिए। इसे हम गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। और मैंडेटरी पैकेजिंग जो है, इससे जूट को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने काफी कोशिश की। और आपको बता दूं, भारत दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय और त्रिपुरा में ये होता है, मेनली वेस्ट बंगाल में होता है। इंडिया का 70% जूट वेस्ट बंगाल से आता है। लेकिन जूट प्रोडक्शन जो है वो लगातार कम भारत में हो रहा है। श्री पुरुषोत्तम रूपाला, जो हमारे मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, इन्होंने मत्स्य सेतु ऐप पर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च करा है, जहां पे आप जो एक्वेटिक चीजें हैं वो खरीद और बेच सकते हैं। मान लो आपको मछली पकड़ के बेचनी है, मत्स्य सेतु पे जाओ और बेच दो। ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। इसका क्या नाम है? इसका नाम रखा गया है एक्वा बाजार। तो एक्वा बाजार एक ई मंडी है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहां पे आप मछली, पशु जो हैं उनको खरीद और बेच सकते हैं, या उनके उत्पाद खरीद और बेच सकते हैं। मांस है, दूध वगैरह है, जो भी मछली है, जो भी खरीदना बेचना है, एक्वा बाजार पे आप बेच सकते हैं। लेकिन एक्वा वाले पे आप सिर्फ एक्वेटिक चीजें बेचोगे, ठीक है ना। तो एक्वा बाजार लॉन्च किया गया कहां पे? मत्स्य सेतु ऐप पे। और मत्स्य सेतु ऐप को किसने बनाया था? इसको बनाया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जो भुवनेश्वर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। और मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। बिहार के मिथिलांचल में, जो मिथिला वाला एरिया है, वहां पे बिहार और नेपाल में ये मखाना होता है। इसका साइंटिफिक नेम है यूरेल फेरोक्स सेलिब्स, या एक्वेटिक फॉक्सनट भी इसे कहते हैं। ये जो मैथिली ब्राह्मण हैं, इनका फेस्टिवल होता है कोजागारा, वहां पे काफी खाया जाता है, जिसमें न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल, कोजागारा फेस्टिवल। उसमें भी इसका सेवन किया जाता है, तो इसे जीआई टैग मिला है। आईआईटी गुवाहाटी के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक तरीका निकाला है, एक नया तरीका, जिससे हम जो, देखो, जब गन्ना है, शुगर केन है, आप उससे रस निकाल लो, जूस निकाल लो, जो बच गया उसे बोलते हैं बगासी। यानी शुगर केन का जो वेस्ट होता है उसे बगासी बोलते हैं। लेकिन यह भी यूजफुल होता है, क्योंकि शुगर केन के बगासी से आप उसको सड़ा के एक इंपॉर्टेंट केमिकल बना सकते हो। और इस केमिकल को बनाने का अल्ट्रासाउंड का तरीका निकाला है आईआईटी गुवाहाटी ने। इस केमिकल का नाम क्या है जो बगासी से बनता है? इसका नाम है जाइलिटॉल। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने जाइलिटॉल, शुगर केन का जो वेस्ट होता है बगासी, उससे जाइलिटॉल बनाने का एक नया तरीका निकाला है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि फर्मेंटेशन में वैसे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करेंगे तो ये सिर्फ 15 घंटे में फर्मेंट हो जाएगा। जो फर्मेंटेशन डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, सिर्फ 15 घंटे में लगेंगे,
और इससे पैदावार भी जाइलिटोल की 20% बढ़ेगी, यानी 20% ज़्यादा जाइलिटोल हमें मिलेगा। और जाइलिटोल का काम क्या होता है? जाइलिटोल का काम ये होता है कि ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे यूज होता है। जैसे शुगर फ्री वगैरह होता है ना, ये जो डायबिटिक वाले लोग होते हैं या जो मोटे लोग होते हैं, एंटी ओबिसोजेनिक या एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती हैं, तो शुगर के स्थान पे आप शुगर फ्री वगैरह यूज करते हो तो उसमें जाइलिटोल डलता है, और ये मेनली इसका इस्तेमाल जो है वो इसमें किया जाता है, शुगर सब्सटीट्यूट के तौर पे किया जाता है। तो ये हमारा पांचवा और आखिरी वीडियो था एग्रीकल्चर करंट अफेयर का। आपने काफ़ी एंजॉय करी ये सीरीज मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर पे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेरा कोर्स सिर्फ 1999 में मिल जाएगा। 1 साल वैलिडिटी इसकी रहेगी। आप ये QR कोड भी डायरेक्टली स्कैन करके पेमेंट गेटवे तक पहुंच सकते हैं या फिर हमारा स्टडी IQ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर करंट अफेयर मुझे बहुत खुशी है कि मैं समय सीमा में दे पाया। आपके अब नाबार्ड का एग्जाम भी आने वाला है तो उसमें काफ़ी कम दिन बचे हैं। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर रिलेटेड और भी काफ़ी सारे एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, फॉर्म जल्दी आएंगे। तो ये जो पांचों वीडियो अगर आपने देख लिए तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है पिछले 6 महीनों में जो छूटा हो। बहुत ही डिटेल और रिसर्च बेस्ड करंट अफेयर इसमें पढ़ाए गए हैं, कंसेप्चुअली पढ़ाए गए हैं, इसीलिए हर वीडियो लगभग 40 से 45 मिनट लंबा है। ओके, तो इसको एक अपने ग्रंथ की तरह इस्तेमाल करिए कि आपका जो एग्जाम है उसके लिए आपका एक ये ग्रंथ है। ये 5 वीडियो अगर आपने देख लिए तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम आसमान छुएगा। राइट, आप अपने आप को अपने अंदर एक फर्क महसूस करेंगे। ये 5 वीडियो देखने के पहले जो आप थे और ये 5 वीडियो देखने के बाद जो आप हैं, उनमें काफी फर्क आप महसूस करेंगे। इसे ही हम एजुकेशन के थ्रू एम्पावरमेंट बोलते हैं। और ये सीरीज अच्छी लगे तो ये नया चैनल है, क्योंकि नए चैनल को एक हमेशा सपोर्ट चाहिए होता है, तो अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर करिए वीडियो को। और जैसा मैंने बताया, अगर आपको ये पांचों वीडियो एक ही जगह चाहिए तो इन पांचों का एक कंपाइलेशन बना के भी मैं डाल दूंगा, जिससे आप एक ही वीडियो को सेव कर सकें या डाउनलोड कर सकें। उससे पढ़ना आसान हो जाता है, रिविजन करना आसान हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स।